हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसको पढ़ने से पहले हम जो भी लास्ट वीडियो मतलब अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया उसको थोड़ा सा मैं मेमोराइज करवा देता हूँ। तो हमने इस चैप्टर 4 में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो मुक्त आवेश और बद्ध आवेश के बारे में पढ़ा था, और फिर उसके बाद में पैराविद्युत और ध्रुवण के बारे में पढ़ा था। पैराविद्युत और ध्रुवण क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। पैराविद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ होता है, एक ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ होता है। अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों की बात करें तो उसमें सामान्यतः हम देखते हैं कि जो हमारा अणु होता है उसके अणु के जो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के क्या होते हैं, संपाती होते हैं, जिससे द्विध्रुव आघूर्ण उसका 0 होता है। अध्रुवीय जो अणु होते हैं उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, अर्थात उनमें क्या नहीं पाया जाता है, ध्रुवता नहीं पाई जाती है। लेकिन जैसे ही अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या हो जाता है, पदार्थ का जो प्रत्येक अणु है या पदार्थ में क्या जाता है, आ जाती है ध्रुवणता आ जाती है, अर्थात तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इसीलिए उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, पैराविद्युत, मतलब उस पदार्थ को अध्रुवीय पैराविद्युत बोलते हैं वैसे तो, लेकिन उस घटना को हम क्या नाम देते हैं, पैराविद्युत ध्रुवण नाम देते हैं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही क्या होता है, पैराविद्युत पदार्थ में क्या आता है, द्विध्रुव आघूर्ण आता है। पैराविद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण आता है, अर्थात वो पदार्थ क्या हो जाता है, पूरा पदार्थ है वो ध्रुवित हो जाता है, मतलब पदार्थ का प्रत्येक अणु भी क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। लेकिन वो विद्युत क्षेत्र में क्या रहता है, अध्रुवित रहता है, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण प्रत्येक अणु का विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या रहता है, द्विध्रुव आघूर्ण 0 रहता है। ठीक है ना। ये अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों की बात थी। लेकिन जैसे हम बात करें ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों की, तो उन पदार्थों को जैसे आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो ही मतलब उसमें तो विद्युत क्षेत्र की बात नहीं होती है। स्पेशली ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों की अगर बात की जाए तो उसमें धन और ऋण, अणु का जो धन और ऋण आवेश दोनों एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। तो इसका मतलब मतलब ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ का जो भी अणु है उस अणु में क्या पाई जाती है, ध्रुवणता पाई जाती है। ध्रुवणता पाई जाएगी अर्थात उसका द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। लेकिन पूरे पदार्थ की अगर बात करनी होती है तो पूरा पदार्थ है उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो आप मतलब उसको क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। उस पदार्थ को जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ का प्रत्येक अणु क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, और संरेखित होने की वजह से उस पदार्थ में क्या आ जाता है, एक परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, पैराविद्युत पदार्थ को क्या कर सकते हैं, ध्रुवित कर सकते हैं, अर्थात उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, और इसी घटना को पैराविद्युत ध्रुवण बोलते हैं। ठीक है, पैराविद्युत ध्रुवण होती है वो घटना। अब पैराविद्युत ध्रुवण में हमने ध्रुवण सदिश के बारे में देखा था, P बराबर काई ई इंटू ई। काई का मतलब विद्युत प्रवृत्ति, ई इंटू ई का मतलब विद्युत क्षेत्र। तो P बराबर काई इंटू ई यानी विद्युत क्षेत्र, काई विद्युत प्रवृत्ति हो गई। P ध्रुवण सदिश होता है। ध्रुवण सदिश का परिमाण आपको पता है, एकांक पैराविद्युत पदार्थ के एकांक जो आयतन है उस आयतन में किसकी मात्रा, द्विध्रुव आघूर्ण की जो मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण सदिश बोलते हैं। और उसके बाद में जस्ट आगे पढ़ा था हमने चालक की धारिता। धारिता क्या होती है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता Q बराबर CV के रूप में देखी थी, और धारिता के मात्रक भी देख लिए थे। धारिता का वैसे फेरेड होता है, माइक्रो फेरेड छोटे मात्रक, जो भी मिली फेरेड जो भी थे वो हमने देख लिए थे, विमा भी देख ली थी, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी देखे थे। और उसके बाद में हम अगर बात करें तो हमारा आया था संधारित्र। संधारित्र से पहले गोलीय संधारित्र था, गोलीय चालक था। गोलीय चालक है उसकी धारिता को ज्ञात किया था। गोलीय चालक की जो धारिता है उसको ज्ञात किया था, C बराबर 4πε0 इंटू आर। C किसके समानुपाती था, R के। तो वहाँ चालक की जो धारिता थी, गोलीय चालक की धारिता वो त्रिज्या R के क्या थी, समानुपाती थी। C समानुपाती R, अर्थात R बढ़ने से गोलीय चालक की धारिता बढ़ती है। अब उसके बाद में हमने देखा था संधारित्र। संधारित्र के बारे में भी देखा था, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र में देखिए, संधारित्र क्या करता है, आवेश को स्टोर करता है। आवेश और ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना होता है कि संधारित्र का जो व्यवहारिक जो प्रयोग है वो क्या होता है कि संधारित्र क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को स्टोर कर लेता है और एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ऊर्जा को स्टोर करता है। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है इसमें। ठीक है ना। तो इस संधारित्र की बात करें तो इसमें 2 चालक प्लेटें होती हैं, और एक चालक प्लेट तो क्या होती है, मतलब ग्राउंडेड होती है, और एक किसी को चालक प्लेट से जुड़ी होती है, और दोनों चालक प्लेटों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि इसमें 2 प्लेटें होती है और दोनों कैसी होती है, चालक होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में हमने वहाँ से संधारित्र का सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखा था। C = Q/V के रूप में था। V
V क्या होता है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप कम करते हो तो संधारित्र की धारिता बढ़ती है। तो किस प्रकार से हमने विभवांतर को कम किया और धारिता को बढ़ाया, तो वो कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत होता है। तो वो भी हमने देख लिया था। संधारित्र के सिद्धांत के बाद में हमने क्या देखा था, हमने देखा था समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र देखा था, उसकी धारिता को कैलकुलेट किया था और वो किस रूप में आई थी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन स्मॉल d के रूप में आई थी। ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद में समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसको प्रभावित करने वाला जो कारक है वो भी बात कर ली थी। वो तो नॉर्मली है, मतलब क्या होता है, धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती, एरिया A के समानुपाती और प्लेटों के बीच दूरी जो d है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहाँ से रिलेशन से आ जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन d के रिलेशन से आएगी। किस प्रकार से धारिता क्षेत्रफल और दूरी पे डिपेंड करती है, वो भी हो गया था। फिर उसके बाद में अगर प्लेटों, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य अगर आप क्या रख देते हो, पैराविद्युत पदार्थ रख देते हो, तो उसकी उपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है, उससे हमने एक छोटा सा रिलेशन निकाला था। वो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वो रिलेशन क्या था, वो अगर बात करें तो वो पैराविद्युत, एक तो पैराविद्युतांक एप्सिलॉन r और हमारी जो विद्युत प्रवृत्ति है काई ई में एक रिलेशन था। मतलब काई ई बराबर था एप्सिलॉन नॉट, काई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r माइनस 1 के रूप में था वो, ठीक है। तो एप्सिलॉन r जहाँ क्या है, पैराविद्युतांक है, और काई क्या है, विद्युत प्रवृत्ति। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अच्छा रिलेशन, 2 नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो भी अच्छा था। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो क्या था हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही याद करनी थी, लेकिन प्लेटों के मध्य क्या हो, पूर्ण रूप से पैराविद्युत पदार्थ भरा हो। तो पूर्ण रूप से पैराविद्युत पदार्थ भरा हो तो धारिता क्या होगी। और दूसरा केस हमने देखा था, अगर प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से पैराविद्युत पदार्थ भरा हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। अगर पूर्ण रूप से भरा है तो धारिता आपको पता है क्या होती है, C बराबर एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन स्मॉल d के रूप में थी। इसका मतलब ये है कि धारिता है माध्यम की उपस्थिति में कितनी गुना बढ़ जाती है, निर्वात धारिता माध्यम की उपस्थिति में निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाती है। तो एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाती है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद में आंशिक रूप से पैराविद्युत पदार्थ को प्लेटों के मध्य भरा गया, तो उस स्थिति में भी हमने संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट कर लिया था। वहां से जो भी एक्सप्रेशन फॉर्मूला आया था वो भी देख लिया था, जो कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r के रूप में आया था। और फिर उसके जस्ट आगे जो टॉपिक पढ़ाया था, मतलब लास्ट वीडियो में जो बात की थी वो था हमारा गोली संधारित्र। गोली संधारित्र अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के में 2020 में आपकी बार आया भी था। ये गोली संधारित्र क्या है, उसकी धारिता को किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, तो वो भी हमने देख लिया था। जो भी आया था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A ऊपर क्या था, R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1, कुछ ऐसे था, ठीक है ना। तो उसमें जो ये चीज़ें हमने सारी चीज़ें जो भी थी ये कैलकुलेट कर ली थी, है ना। एप्सिलॉन नॉट C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB भी बोल सकते हो, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। R2 क्या है, R1 से बड़ी होगी। तो और माध्यम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, माध्यम की उपस्थिति में क्या हो जाएगी, गोली संधारित्र की धारिता मैंने बताया था आपको कि वो कॉपी में कर लेना। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r से गुणा कर देना, उसमें R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 के रूप में आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये था हमारा जो पीछे का रिवर्स जो भी मैंने पढ़ाया, एक बार 5-7 मिनट के लिए ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आज हम बात करेंगे संधारित्रों के संयोजन पर, और इसमें देखेंगे ध्यान से आप लोग कि संधारित्र का संयोजन क्या होता है, इसमें ये संयोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, वो हम बात करेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए भाई संधारित्रों का संयोजन क्या है। देखिए इसमें हम 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे और जोड़ने से क्या फायदा होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। देखिएगा क्या होता है कि हमें इच्छित मान का संधारित्र प्राप्त करना पड़ता है। इच्छित मान का अगर संधारित्र उपलब्ध नहीं होता है, मतलब उपलब्ध नहीं होता है, अब हम चाहें उसके अकॉर्डिंग हमें उसी वैल्यू का संधारित्र मिल नहीं पाता है। हम जिस इच्छा का, मतलब जिस वैल्यू का हमें क्या चाहिए, संधारित्र चाहिए, वो संधारित्र उपलब्ध नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें खास बात यह है कि जब इच्छित मान का संधारित्र अगर उपलब्ध नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ करके, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ करके उस इच्छित मान का, मतलब जिस मान का हमें वो संधारित्र चाहिए वो संधारित्र हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। जिस मान का संधारित्र हमें चाहिए उस मान का संधारित्र हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कब होगा ये, जब हम 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ेंगे, तभी ये बात बनेगी। और ये आपस में जोड़ना, संधारित्रों को आपस में जोड़ना या संधारित्रों का जो संयोजन है ये भी कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। तो देखिएगा पहला जो प्रकार है वो देखिएगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसमें आप देखिएगा ये यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।
तो अब संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन किस लिए किया जाता है? इसमें हम क्या करते हैं, जो धारिता, ये जो संयोजन किया जाता है, ये संयोजन धारिता को कम करने के लिए किया जाता है। जो संधारित्रों का जो श्रेणीक्रम संयोजन है, ये संयोजन धारिता को कम करने के लिए किया जाता है। अगर आप दो या दो से अधिक संधारित्र आपस में जोड़ोगे तो हमें जो तुल्य धारिता का जो संधारित्र मिलेगा, उस तुल्य धारिता का जो संधारित्र मिलेगा, उसकी धारिता, मतलब जो तुल्य धारिता है, उसकी धारिता जो हमने संधारित्र जोड़े हैं, उन संधारित्रों की धारिता से क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इस प्रकार का संयोजन धारिता को कम करने के लिए किया जाता है। देखिए भैया, छोटी सी मैंने ये क्रॉस कर दिया है, ये यहाँ कुछ नहीं है, ये गलत कर रखा है। अब देखिएगा, हमारा जो डायग्राम है संधारित्रों का श्रेणीक्रम जो संयोजन है, वो देखिए इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पर तीन क्या लिए हैं? संधारित्र लिए, 3 समांतर प्लेट संधारित्र लिए। ठीक है, अब इनकी अगर बात की जाए, इसको ध्यान से समझिएगा आप। इसमें जो पहला संधारित्र है, जो पहला संधारित्र है, उसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ये जो दिख रही दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। ठीक है, और लास्ट जो संधारित्र है उसको क्या किया जाता है? पृथ्वी से जोड़ दिया, मतलब भू संपर्कित कर दिया जाता है। वो तो करना ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 भी ले सकते हैं या फिर 2 से अधिक। मैंने यहाँ कितने संधारित्र लिए? 3, 1, 2 और 3 संधारित्र लिए। और यहाँ पर मैंने बैटरी नहीं दिखाई है वैसे, मतलब यहाँ पर ये सिरा तो ग्राउंडेड भू संपर्कित रहेगा, और यहाँ जो संधारित्र का पहला जो संधारित्र है, उसका संधारित्र को पॉइंट ए से जोड़ रखा है यहाँ से, और जो लास्ट संधारित्र है उसको ग्राउंडेड इन भू संपर्कित कर रखा है। तो यहाँ बैटरी के द्वारा, यानी विभवांतर की जो बैटरी है उसके द्वारा मैंने यहाँ क्या किया है, इस जो संधारित्र दिख रहा है ना, इन संधारित्रों को क्या किया है? आवेशित किया गया है। देखिएगा भैया, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? बी विभवांतर की एक बैटरी लगा रखी, जो यहाँ पर दिखाई नहीं है मैंने। ठीक है ना? तो वो बी विभवांतर की बैटरी लगा करके संधारित्र को, देखिए सबसे पहले संधारित्र की, पहला जो संधारित्र है उसकी पहली प्लेट को आवेश मिला है। देखिए आवेश, मतलब यहाँ भी विभवांतर की बैटरी लगाई है, और वो बैटरी क्या कर रही है? पहले जो संधारित्र है, जो शुरुआत में जो संधारित्र है, उस संधारित्र को क्या कर रही है? आवेशित कर रही है। और ये कब तक करेगी? जब तक संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित न हो जाए। तो ये हमारा संधारित्र आवेश हो गया। कितने आवेश से आवेशित हुआ है? ये हमारा क्यू आवेश से आवेशित हुआ है। कौन से आवेश से? क्यू आवेश से आवेशित हुआ है ये संधारित्र। पहली प्लेट पर, संधारित्र की पहली प्लेट पर तो प्लस आवेश आ गया, और जो दूसरी प्लेट है उस पर क्या गया? माइनस आवेश आ गया। अब ये क्यों आ गया? आपको पता, प्रेरण के द्वारा आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में आगे की ओर देखिएगा, प्रेरण के द्वारा वापस आगे बात करें तो प्रेरण के द्वारा इस पर माइनस है तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश। इसी प्रकार से प्रेरण के द्वारा तीसरा संधारित्र भी क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। तीसरा जो संधारित्र वो भी क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। सभी प्लेटों पर आवेश की जो मात्रा है वो क्या रहती है? समान रहती है इसमें, क्योंकि आपको पता है ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन, ये संयोजन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा संयोजन एक ही ब्रांच पर है, एक ही शाखा। ये एक शाखा मतलब ये देखो, ये शाखा, एक ही शाखा पर ये तीनों के तीनों संधारित्र लगे हुए हैं, एक ही शाखा पर लगे हुए हैं। इसीलिए तीनों संधारित्रों को समान आवेश मिलेगा, तीनों संधारित्रों को समान आवेश मिलेगा, क्योंकि ये तीनों संधारित्र एक ही शाखा पर लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तीनों को समान आवेश क्यों मिलेगा? इनको सबको आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें, दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा, इन संधारित्रों की जो धारिताएं हैं वो तीनों की डिफरेंट है। पहले की अगर C1 है तो दूसरे की C2 होगी, तीसरे की क्या होगी? यहाँ C1 है। तीनों की जो धारिताएं हैं ना, तीनों संधारित्रों की धारिताएं हैं वो भी डिफरेंट होगी, C1, C2 और C3 के रूप में होंगी। ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर है वो भी क्या होगा? तीनों संधारित्रों का अलग अलग होगा। पहले संधारित्र का जो विभवांतर है वो V1 है, दूसरे संधारित्र का विभवांतर V2 है, तीसरे का क्या है? V3 है। तो V1, V2, V3 के रूप में होगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि जो बैटरी V है ना, मतलब बैटरी V या विभवांतर V की जो बैटरी है उससे हमने इन तीनों संधारित्रों को आवेशित किया है। लेकिन जो विभवांतर V है वो क्या हुआ है? 3 भागों में बट गया है। मतलब विभवांतर V कितने भागों में बटा है? 3 भागों में, यानी पहले संधारित्र को V1 के रूप में मिला है विभवांतर, दूसरे संधारित्र को V2 के रूप में मिला है विभवांतर,
और तीसरे संधारित्र को V3 के रूप में मिला है। तो टोटल विभवांतर क्या होगा भाई, टोटल हमारा V था और वो किसके बराबर होगा, कितने भागों में बटा 3 भागों में, V1 V2 V3 के रूप में। तो टोटल विभवांतर V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है। देखिए ये बात तो आपको कंफर्म रहनी चाहिए क्या, कि ये आवेश की मात्रा समान क्यों हुई, क्योंकि ये जो 3 संधारित्र लगे हुए ये एक ही शाखा पर जुड़े हुए हैं और एक ही शाखा पर जुड़े हैं, इसलिए सभी संधारित्रों को समान आवेश मिलेगा और आवेश समान मिलेगा लेकिन विभवांतर समान नहीं मिलेगा। तीनों संधारित्रों को अलग अलग मिलेगा, एक ही ब्रांच एक ही शाखा पर है, तो पहले को V1 मिला तो दूसरे को मतलब V2 मिलेगा, तीसरे को V3 मिलेगा, मतलब तीनों को सेम नहीं मिलेगा। ठीक है ना, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये एक ही शाखा पर है, इसलिए विभवांतर जो एनर्जी है वो तीनों के पास डिफरेंट आएगी। एक के पास V1 है, एक के पास, जैसे कि मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जैसे कि 10 है, 10 यूनिट है। ठीक है, तो एक को अगर 5 मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक को मिल गया कितना, जैसे कि हम बात करें तो कितना मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया, एक को जैसे कि यहाँ 2 मिल गया, इस प्रकार से। तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइडेड होता है तीनों संधारित्रों में, पहले को 5, दूसरे को 3, तीसरे को 2 के रूप में। तो टोटल कितना हो जाएगा 10, जो कि बैटरी का विभवांतर था V के रूप में। ठीक है, तो ये 10 ही 3 भागों में डिवाइड हुआ है 5, 3, 2 के रूप में, यानी V1 V2 V3 के रूप में डिवाइड हुआ है। तो अर्थात V बराबर क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए। तो देखिएगा, अब एक बार ये देख लेते हैं यहाँ से, यदि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देने पर, देखो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश देने से प्रेरण के द्वारा सभी प्लेटों पर समान और विपरीत प्रकृति, मतलब यहाँ पर हमने प्लस Q आवेश दिया पहली प्लेट को B विभवांतर की बैटरी के द्वारा, हमने क्या दिया, संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q आवेश दिया है और प्लस Q आवेश देने से प्रेरण के द्वारा सभी प्लेटों पर समान और विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। आगे हमने देख लिया, सभी संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग होने से प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर भी अलग अलग होगा और पूरे संयोजन का विभवांतर कितना होगा, V होगा। पूरे संयोजन का विभवांतर कितना होगा, V होगा। और वो किसके बराबर होगा, वो मैंने अभी भी बात की, किसके बराबर होगा, V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो देख लीजिएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में आएगा। तो समीकरण 1 हो गया। अब आपको पता है V1 और V2 V3 सभी के मान आपको पता है, ये आपने पढ़ रखा है कि भाई अगर आपको विभवांतर V1 दे रखा है, आवेश Q दे रखा है, संधारित्र की धारिता C1 दे रखी है, तो विभवांतर V1 क्या होगा उस केस में, मतलब ये तीनों क्वांटिटी है, Q1 भी है, V1 भी है और C1 भी है। तो V1 क्या होगा, मतलब अगर आपसे V1 पूछा, देखो V1 नहीं दे रखा आपको, Q1 और C1 दे रखा है, तो V1 कैसे निकालोगे भाई, आप Q1 अपॉन में C1 ही तो निकालोगे। भाई आपको V1 नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे, V1 बराबर क्या करोगे, आपको Q1 में C1 दे रखा है तो V1 बराबर क्या होगा, Q1 अपॉन में C1। तो V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2 और V3 बराबर Q अपॉन C3। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। और आगे देखिएगा, यदि संयोजन की तुल्य धारिता C है तो V बराबर Q अपॉन C लिख देंगे, यानी पूरा जो संयोजन है ना, पूरा जो संयोजन है उसकी तुल्य धारिता अगर हमने ये मान ली कि C है, मतलब तीनों संधारित्रों को जोड़ करके और जो तुल्य धारिता आने वाली है ना, तीनों को जोड़ करके, और जो तुल्य धारिता का संधारित्र आने वाला है, मतलब तीनों को जोड़ के एक संधारित्र मिलेगा और उस संधारित्र की जो धारिता है वो हमने क्या ली, यहाँ C ली, यानी पूरे संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है, C। तो V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C। तो ये जो V1 V2 V3 और V, ये चारों मान हम यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये रख दिया मैंने समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखने के बाद देखिएगा, ये मिला इक्वेशन हमारे पास, फिर हमने Q कॉमन ले लिया, Q कट जाएगा और लास्ट में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के रूप में आ जाएगा। और इसका मतलब ये होता है, अर्थात जो संयोजन की जो तुल्य धारिता है, ये संयोजन की तुल्य धारिता है, इसका व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। देखिए संयोजन की जो तुल्य धारिता है, इसका व्युत्क्रम, संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम क्या होता है, सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए इक्वेशन, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में काम आएगा। न्यूमेरिकल्स का मतलब तुल्य धारिता निकालने में काम आएगा ये इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जब संधारित्र श्रेणी क्रम में बहुत सारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए मिलेंगे और आपसे ये पूछा जाएगा तो पूरे संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो संधारित्र, तो उसके लिए ये तुल्य धारिता का इक्वेशन ये होता है। तुल्य धारिता मतलब 1/C के रूप में
ये सी वैसे सी तुल्य धारिता होता है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन है वो 1/c के रूप में रहेगा। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 के रूप में। अब जस्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तुल्य धारिता का मान। देखिए तुल्य धारिता का जो मान है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होता है। ये देखिए मैंने पहले ही बात कर ली थी, शुरुआत में ही ये बात कर ली थी कि जो तुल्य धारिता का जो मान, तुल्य धारिता का जो मान संधारित्र, एक सेकंड रुकिए भाई, ये थोड़ा सा तुल्य धारिता ये देखिएगा, तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होती है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये छोटा सा मिसप्रिंट हो गया, तुल्य धारिता का मान नहीं है, ये तुल्य धारिता का मान, या फिर ऐसे भी सही है वैसे तो, तुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होता है। सही है भाई, ये ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, तुल्य धारिता का जो मान है ये प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होता है। ठीक है भाई, ये बात आप याद रखिएगा। अगर आप संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हो तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा याद रखिएगा जो तुल्य धारिता का जो संधारित्र है, मतलब तुल्य धारिता का जो संधारित्र है, या मतलब संधारित्र की जो हमारा जो संयोजन है ना, पूरा संयोजन है, उसकी जो तुल्य धारिता, पूरा जो संयोजन उसकी तुल्य धारिता उस संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की धारिताओं से क्या होती है, कम होती है। ये बात याद रखिएगा। मतलब पूरा जो संयोजन है ना, संयोजन तीनों संधारित्रों से मिलकर बनाया जो संयोजन है, उस संयोजन की जो तुल्य धारिता है वो तुल्य धारिता है, उसका मान संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की धारिता से क्या होता है, कम होता है। तो अर्थात इसमें क्या किया जाता है, इस संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता को कम किया जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो धारिता कम की जाती है इसमें। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट हैं ये और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा तो कैसी होती है, समान होती है, चाहे धारिता कुछ भी हो। तो आवेश की मात्रा तो अभी बात कर ली, समान ही रहेगी, इसका रेशियो 1:1 आएगा। ठीक है ना, 1:1:1। ठीक है ना, आवेश की मात्रा समान रहेगी सभी संधारित्रों पर, चाहे धारिता कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए समान धारिता की मतलब समान धारिता सी के n संधारित्रों को अगर आपने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, श्रेणी मतलब समान धारिता सी के n संधारित्रों की जो श्रेणी क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता है वो एक संधारित्र की धारिता एवं संधारित्रों की संख्या के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास n संधारित्र हैं और प्रत्येक संधारित्र की तुल्य धारिता c है और सभी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो यहाँ से संयोजन की अगर बात करें संयोजन की तुल्य धारिता की, तो वो क्या होगी, श्रेणी क्रम में CS बराबर C/N के रूप में होगी। C/N, C क्या है यहाँ से, प्रत्येक जो संधारित्र उसकी तुल्य धारिता C है, और बटे N का मतलब संधारित्रों की संख्या, कितने संधारित्र हैं हमारे पास, उन संधारित्रों की संख्या ही, तो CS = C/N के रूप में आएगी। ठीक है ना, तो CS का मतलब ये क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ क्या होती है, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन की क्या है, तुल्य धारिता होती है CS बराबर होती है C/N। N से डिवाइड कर देंगे, याद रखिएगा। मतलब अगर 10 जैसे मैं बोलता हूँ कि 20 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता है वो हमारे पास दो इकाई है, ऐसे लिख सकते हैं, 2 माइक्रोफैरेड है जो भी है। तो ये बात याद रखिएगा, हमारे पास कितने संधारित्र हैं, 20 संधारित्र हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता है वो मैंने बता दी यहाँ पर 2 इकाई है। कितनी है, 2 इकाई है। तो संयोजन की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी भाई, संयोजन की तुल्य धारिता कैसे करोगे भाई, तो ऐसे तो बहुत कम हो जाएगी भाई, यानी C का मान कितना है हमारे पास 2 है और N का मान कितना है 20, तो 1/10 हो जाएगा, यानी 1/10, यानी बहुत ही कम आएगी, 0.1 के रूप में आएगी, 0.1 इकाई आएगी, यानी पूरे संयोजन की तुल्य धारिता, यानी श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि N कितने 20 हैं, 20 संधारित्र हैं और प्रत्येक की धारिता देखिएगा भाई, यहाँ पर हमने बात कर ली CS बराबर C/N। ठीक है भाई, ये लास्ट था हमारा, ये श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता है, श्रेणी क्रम संयोजन की क्या है, तुल्य धारिता है CS बराबर C/N के रूप में। C हमें पता है, C क्या है यहाँ पर, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की धारिता है, मतलब जितने भी संधारित्र जुड़े हैं उन सभी संधारित्रों की धारिता यहाँ समान है, और वो कितनी है, C है, और संधारित्रों की संख्या कितनी है, N है। श्रेणी क्रम में कितने संधारित्र जुड़े, N, तो यहाँ से श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता कितनी बन जाएगी, CS बराबर C/N के रूप में बन जाएगी। ठीक है भाई, ये मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, इसमें मैंने 20 संधारित्र लिए और सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और प्रत्येक संधारित्र की धारिता मैंने यहाँ पर 2 इकाई बताई है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, C/N, यानी C का मान हमारे पास 2 है, N का मान 20 है, तो 2/20 यानी 1/10,
और 1/10 मतलब 0.1 इकाई यानी 0.1 माइक्रोफेरेड के रूप में तुल्य धारिता आ जाएगी श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है भाई, अब आगे देखिएगा। हाँ भाई, अब देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हमने देख लिया था। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या किया गया था, धारिता को कम किया गया था। मतलब वो संयोजन क्या करता था, श्रेणी क्रम संयोजन क्या करता था भाई, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन धारिता को कम करता था, धारिता को कम करता था। मतलब पूरे संयोजन की तुल्य धारिता को क्या कर देता, मतलब कम कर देता अन्य संधारित्रों की तुलना में। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे यहाँ पर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ये संयोजन क्या करता है, इस प्रकार का जो संयोजन क्या कर रहा है, धारिता को बढ़ाने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार का जो संयोजन है वो धारिता को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। और वो जो श्रेणी क्रम संयोजन था वो क्या था, धारिता को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब वहाँ तो धारिता को कम किया गया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, धारिता को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से धारिता को बढ़ाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। संधारित्रों का जो समांतर क्रम संयोजन है उसके लिए डायग्राम देखिएगा। ये चित्र दिख रहा है आपको, ये फिगर देखो इसको ध्यान से, इसमें आपको दिखाई देगा यहाँ पर 3 संधारित्र हैं, तीनों क्या है, परस्पर क्या है, समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। कि यहाँ पर देखिएगा Q1 Q2, मतलब एक संधारित्र देख लीजिएगा, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा संधारित्र ये रहा। तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेट है उसको तो हमने जोड़ दिया, बिंदु X से जोड़ दिया। और तीनों संधारित्रों की जो दूसरी प्लेट है, जो सेकंड प्लेट है, उसको मैंने बिंदु Y से जोड़ दिया। ठीक है, Y को मैंने भू संपर्कित कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। देखिएगा Y को यहाँ से क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। और X से हमने क्या जोड़ा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यानी V विभवांतर की बैटरी जोड़ दी। अब जैसे V विभवांतर की बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आवेश जाएगा और तीनों संधारित्रों को अलग अलग आवेश मिलेगा। क्योंकि अब की बार जो तीनों संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं हमारे पास, तीनों संधारित्र क्या है, अलग अलग शाखाओं पर है। तो पहला संधारित्र तो इस शाखा पर है, देखिएगा इस चित्र में, फिर दूसरा संधारित्र इस शाखा पर है और तीसरा संधारित्र इस शाखा पर है। मतलब तीनों संधारित्र क्या है, 3 अलग अलग शाखाओं पे हैं, इसलिए इसमें आवेश का विभाजन होगा। ठीक है ना, इसमें आवेश का विभाजन होगा, यानी आवेश Q है वो 3 भागों में बढ़ जाएगा, Q1 Q2 और Q3 के रूप में बढ़ जाएगा। लेकिन विभवांतर क्या रहेगा, विभवांतर जो बैटरी का जो विभवांतर है वही विभवांतर क्या रहेगा, इन तीनों संधारित्रों का विभवांतर रहेगा। मतलब तीनों संधारित्रों का जो विभवांतर है वो बैटरी के विभवांतर के ही बराबर रहेगा। तो याद रखिएगा समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान रहता है, आवेश समान रहता है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर एक ही शाखा पर रहता है आवेश। ठीक है ना, यहाँ पर आवेश है वो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। 3 संधारित्र हैं तो 3 संधारित्र तीनों समांतर में है, तो और यहाँ पर 3 शाखाएं बढ़ेंगी, तो तीनों शाखाओं पर अलग अलग ये विभाजित हो जाता है। ठीक है ना, जो आवेश है हमारा वो 3 शाखाओं में बढ़ता है। तो पहली शाखा ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तो 3 अलग अलग शाखाओं में बटा है। तो पहली शाखा पर जो पहली शाखा से जो आवेश गया है संधारित्र पर वो Q1 गया है, दूसरी शाखा से Q2 गया है, तीसरी से कितना गया है, Q3 गया है। तो हमारा जो आवेश का विभाजन हुआ है, मतलब अब की बार किसका विभाजन हुआ है, आवेश का। तो समांतर क्रम में संयोजन में हमेशा याद रखिएगा आवेश का विभाजन होता है, अर्थात Q किस रूप में जाता है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के रूप में होता है यहाँ। ठीक है, लेकिन विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है, यानी संधारित्रों का जो विभवांतर है वो बैटरी के विभवांतर के बराबर ही रहता है। ये इसमें खास बात है। तो इसकी जो लैंग्वेज है देख लीजिएगा, आसान सी है, देख लीजिएगा। इस प्रकार का संयोजन धारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस संयोजन में संधारित्रों की पहली प्लेट बिंदु X से तथा दूसरी प्लेट Y से जुड़ी होती है और Y बिंदु को पृथ्वी से भू संपर्कित कर देते हैं तथा X को प्लस Q आवेश, देखिए सब जो चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी वही है यहाँ पर, तथा X को प्लस Q आवेश देते हैं। X को क्या देते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं और यह आवेश Q1 Q2 Q3 आदि भागों में बढ़ जाए। आदि क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, अगर 3 से ज्यादा हो तो Q4 भी आ जाएगा। तो यहाँ आवेश Q1 Q2 Q3 में बढ़ जाता है और संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है ना, जो प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो यहाँ समान रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अब की बार हमारा आवेश का विभाजन हुआ ना, अब की बार जो क्या हुआ, क्या है, पहले तो क्या था, श्रेणी क्रम में विभवांतर का विभाजन हुआ था, लेकिन अब की बार आवेश का विभाजन हुआ है। तो आवेश क्यों किस रूप में विभक्त हुआ है, Q1 Q2 और Q3 के रूप में। तो आवेश Q का मान क्या होगा, तीनों आवेशों का योग, यानी Q1 Q2 Q3 का योग। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसमें Q1 Q2 Q3 के मान आपको पता ही है, Q1 बराबर C1 भी होगा, V सेम है ना यार, तो V तो सेम ही आएगा। तो V मतलब तीनों संधारित्रों का विभवांतर तो क्या है, समान ही है। Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। ठीक है ना, ये तीनों मान यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 2 को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 आ जाएगा हमारे पास।
अब यदि संयोजन की तुल्य धारिता यानी पूरा जो संयोजन है तीनों संधारित्रों से मिलकर जो एक संधारित्र बनेगा या पूरा जो संयोजन बनेगा उस पूरे संयोजन की जो तुल्य धारिता वो कितनी है हमारे पास C है। भाई हम तीनों संधारित्रों को जोड़ रहे हैं और तीनों को जोड़ करके एक संधारित्र बना लेते हैं और उस संधारित्र की जो तुल्य धारिता यहाँ है कितनी C, तो C बराबर क्या होगा, C हो तो क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, C भी होगा। तो समीकरण 3 आ गया और समीकरण 2 ये रहा। तो समीकरण 3 से Q का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 3 से जो Q का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे और जैसे देखिए ये रहा ना, समीकरण 3 से Q का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में जैसे आप रखोगे तो देखिएगा क्या बनेगा। समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 में Q की जगह रख रहे हैं तो ये देखो यहाँ से इक्वेशन यहाँ से देखिएगा CB बराबर C1B प्लस C2B प्लस C3B, तो B से भी कट जाएगा और C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 के रूप में आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता है C वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। इसमें धारिता क्या होती है, बढ़ती है, साफ साफ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है क्योंकि इसमें जो संयोजन पूरा जो संयोजन है उसकी जो तुल्य धारिता है वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के क्या है, योग के बराबर होती है। सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात क्या होती है यहाँ पर संयोजन की जो धारिता है वो सभी संधारित्रों की धारिताओं से क्या होती है, अधिक होती है ना भाई। सभी संधारित्रों की धारिताओं से क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि इसमें तीनों संधारित्र यानी दो जितने भी हैं, दो या दो से अधिक जितने भी संधारित्र हैं उनकी धारिताओं का क्या होता है, योग होता है और वो किसके बराबर होता है, तुल्य धारिता के बराबर होता है, ठीक है ना, संयोजन की तुल्य धारिता के। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें नोट पॉइंट ये है कि यदि n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक की धारिता कितनी है, C है, तो C डैश के रूप में लिख दिया मैंने। वैसे C डैश या CP लिख देते हैं यहाँ पर, है ना भाई। तो CP बराबर C प्लस n बार हो गए, मतलब n संधारित्र है तो n बार हो गए, तो यहाँ CP बराबर क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। इस रूप में आ जाएगा इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास जो संधारित्र है वो n है और प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है और सारे के सारे संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो पूरे संयोजन की जो तुल्य धारिता है समांतर क्रम संयोजन में पूरे संयोजन की जो तुल्य धारिता है वो CP बराबर क्या होगी, n इंटू C के रूप में आएगी, n इंटू C के रूप में आएगी। ये ध्यान रखना। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं वही बात है, अगर 20 संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं और प्रत्येक की धारिता हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड है, तो पूरे संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी, पूरे संयोजन की। तो आप क्या करोगे भाई, 20 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 20 को 2 से गुणा करोगे क्योंकि n क्या है, 20 है, C क्या है यहाँ 2 है, तो 20 गुणा 2 यानी 40 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। 40 माइक्रोफेरेड मतलब यूनिट ले लो आप, जो भी है यूनिट, कोई सी भी यूनिट, फेरेड या माइक्रोफेरेड जो भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा CP इक्वल्स टू NC के रूप में आएगा। ये समांतर क्रम संयोजन के लिए, स्पेशली समांतर क्रम संयोजन में अगर हमारे पास n संधारित्र जुड़े हैं, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं, n संधारित्र जुड़े हैं और प्रत्येक की धारिता सबकी सेम है, मतलब प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या है, सेम का मतलब C है, तो पूरे संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी समांतर क्रम संयोजन में, CP बराबर NC के रूप में हो जाएगी। ये याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में क्या था, C/N था, C/N था वहां पर, ठीक है। N से भाग लगाया था, यहाँ पर N से गुणा होगा, ठीक है। अब समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होता है। अब यहाँ क्या है, विभवांतर समान है। पहले श्रेणी क्रम में क्या समान था, आवेश समान था, लेकिन यहाँ पर क्या समान है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समान होता है और बैटरी के विभवांतर के बराबर ही होता है। तो V1 V2 V3 ये तीनों का जो रेशियो है वो 1:1 सेम है, कि इसका मतलब रेशियो अनुपात है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। V1 V2 V3 का समान रहेगा ना, 1:1। अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, आप इसको देख लीजिएगा। देखिएगा A और B के बीच में आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी, तो कैसे ज्ञात करोगे, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। देखिएगा A से हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये हमारी क्या है, ये इस पूरे परिपथ की ये शाखाएं हैं, ये क्या है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ जो ब्लैक पेन से मैंने ये डायग्राम बनाया है, तो ये जो ब्लैक पेन से ये क्या है, शाखाएं निकली हुई है, सभी क्या है, देखो इस पॉइंट से आगे की ओर क्या निकली है, शाखा, ये क्या है, शाखा, ब्रांच है, ये ब्रांच शाखाएं निकली है। तो जब तक कोई संधारित्र पर क्या नहीं है ना, सॉरी, जब तक शाखा पर कोई संधारित्र नहीं है तब तक विभवांतर या विभव क्या रहता है, समान रहता है। देखिएगा इस शाखा पर कोई भी संधारित्र नहीं है ना, देखो यहाँ इधर से देखिएगा, इस पॉइंट से A से यहाँ से चले आगे, तो ये पूरी जो शाखा देख रहे हो आप, तो इस शाखा पर क्या नहीं है, कोई संधारित्र नहीं है, तो संधारित्र नहीं है, यहाँ से विभव क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो विभव मतलब यहाँ सेम रहेगा, नहीं इस पॉइंट तक विभव क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ जैसे कि मैंने बता दिया V, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे की ओर, हम नीचे की ओर देखो, नीचे की तरफ देखो, अब यहाँ भी ये पूरी जो शाखा है, इस शाखा पर, पूरी शाखा पर विभव क्या है, सेम है, और ये कितना है, जैसे कि ये भी कितना है, ये V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V और V का जो डिफरेंस 0 होगा, अर्थात क्या होगा, संधारित्र क्या नहीं करेगा, यहाँ पर आवेश को संचित नहीं करेगा,
तो आप इसको स्टोर नहीं करेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि संधारित्र क्या नहीं कर रहा है, आप इसको गण ही नहीं करेगा, क्योंकि विभवांतर जीरो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो ये आप इसको गण नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इसमें खास बात ये है कि इसमें बैटरी लगाते हैं ए और बी के बीच में, जो कि हम यहाँ पर दिखाते नहीं है, ठीक है ना। ए और बी के बीच में भी विभवांतर की बैटरी लगाते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये कोई यहाँ पर दिखाना जरूरी नहीं होता, आपको खाली तुल्य धारिता डायरेक्ट निकालनी होती है। इसमें यहाँ पर विभव या वी लेते हैं, यहाँ से ए पॉइंट से विभव वी स्टार्ट करते हैं, यहाँ इस पॉइंट से मतलब विभव वी तो है, और पूरी शाखा पर विभव क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ तक पूरी शाखा पर विभव क्या है, सेम है। तो मतलब यहाँ मतलब ऊपर से देखो तो वी है विभव, और नीचे से देखो तो विभव क्या है, वी है। तो विभवांतर क्या होगा, जीरो होगा। मतलब वी और वी का जो डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर है, वो कितना है, जीरो। अर्थात संधारित्र यहाँ अब इसको गण नहीं करता है, तो इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। पहले वाले संधारित्र को आप हटा सकते हो, तो और दूसरे अब आगे इसको हटा देंगे, क्योंकि आप इसको गण तो कर नहीं रहा, तो इस संधारित्र का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि संधारित्र का मतलब ही है आवेश गण करने से, जो कि यहाँ पर है नहीं। देखिएगा यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से, अब वो पहले वाला तो हटा दिया, अब ये कंडीशन बन गई इस प्रकार से, इसमें ये सी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है भाई। अब आप इसको देख लीजिएगा, ये ए है, ये बी है। अब इन दोनों संधारित्रों को देखो, दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, सी डैश बराबर सी प्लस सी, यानी कितनी हो जाएगी, 2c आ जाएगी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। ये संधारित्र दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर में जुड़े हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, योग कर देंगे, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, सी बराबर Cp बराबर C1 प्लस C2 या C बराबर C1 प्लस C2 के रूप में होता है। मतलब C1 प्लस 3 जुड़े हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना, 2c के रूप में आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब दूसरा देखो, दूसरे में देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए और बी के बीच में बैटरी लगी, यहाँ पर शो नहीं की गई है, ठीक है। वी विभवांतर की बैटरी है, यानी यहाँ से वी, इस पॉइंट से वी, यहाँ इस ये जो दिख रहा है आपको, ये शाखा है, ये पूरी ये इस परिपथ की ये शाखाएं निकली हुई, ये शाखा है सारी की सारी, और इन शाखाओं पर क्या लगे हुए हैं, संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो पहली शाखा ये देखो, ये शाखा देखो आप, इस शाखा पर एक संधारित्र लगा हुआ ना, ये संधारित्र, इस संधारित्र को आप देखो, एक संधारित्र यहाँ लगा हुआ है, और फिर आगे बढ़ते हैं तो एक संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों संधारित्रों को आप देखो, ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये आपको देखना है। देखिएगा भाई, ये एक तो ये संधारित्र है, एक ये संधारित्र है। अब आप इसको नीचे से आओ, देखो यहाँ से देखिएगा, इस संधारित्र को भी विभव मिल रहा है। देखो नीचे से आओगे ना, तो इस संधारित्र को विभव क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, और ऊपर वाले संधारित्र को भी कितना विभव मिल रहा है, वी मिल रहा है। क्योंकि देखो इस शाखा का विशेष ध्यान रखना, मतलब जब तक शाखा पर कोई संधारित्र नहीं होता है तब तक विभव क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ ये देखो, इस शाखा यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो इस शाखा पर देखते हैं, तो इस शाखा पर एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो इसको विभव भी मिलेगा। और यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो इस पूरी शाखा पर विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। यहाँ तक कोई संधारित्र नहीं है, अब विभव इसको कितना मिलेगा, बी मिलेगा, तो ये बी मिल गया। अब इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, इसका मतलब ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं, दोनों संधारित्र। अगर दोनों संधारित्रों को समान विभव मिलता है, यहाँ पर दोनों संधारित्रों को समान विभव मिलता है, तो कहने का मतलब दोनों संधारित्र क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता कितनी बनेगी भाई, यहाँ से तुल्य धारिता समांतर क्रम में C प्लस C कितनी होती है, 2c होती है। तो यहाँ पर तुल्य धारिता का जो संधारित्र ये बन जाएगा, ठीक है। और ये आगे जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। और इसको नीचे से देखो, ये नीचे है ये एक संधारित्र जिसकी धारिता कितनी C है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखो 2c इंटू C, ये दोनों संधारित्र कैसे कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आपको पता है तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं। अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो तुल्य धारिता हमेशा याद रखिएगा। देखिए नीचे लिख रहा हूँ मैं इसका नीचे लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन इस चित्र का देखिए, या इसका सॉल्यूशन देखिए नीचे लिख रहा हूँ। तो तुल्य धारिता क्या होती है, अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसके लिए तुल्य धारिता होती है CS बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के रूप में होती है, ठीक है। तो यहाँ C1 C2 क्या है, C1 क्या है 2C है, और C2 क्या है C है, और यहाँ वही बात है 2C प्लस C हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो कितना बनेगा, 2C स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 3C, C से C कैंसिल, तो हमारे पास 2C/3 आ जाएगा, 2C/3। अब ये जो 2C/3 आया है, ये इन दोनों का संयोजन जो बनेगा, उस संयोजन की तुल्य धारिता आई है कितनी, 2C/3 के रूप में आई है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2C/3, आप देखिएगा इधर से देखिएगा, 2C/3 ये आ गया हमारा संधारित्र, जो नया संधारित्र बन गया जिसकी धारिता कितनी है, 2C/3 है, ठीक है। ये देखिएगा, ये A है और ये B है,
अब ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता क्या होती है आपने पढ़ रखी है। तो सी डैश बराबर क्या कर देंगे, या सी पी बराबर क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ते ही देखिए सी प्लस 2c/3, तो जोड़ो इसको, तो जोड़ते ही क्या आएगा 5/3c। तो इस प्रकार से ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो आसान है बिल्कुल, इसमें बस ये शाखाओं पर ये देखना है, जब तक शाखा पर कोई विभव नहीं, संधारित्र नहीं होता, जब तक शाखा पर संधारित्र नहीं होता तब तक उस शाखा का, पूरी शाखा का विभव समान रहता है। और जब विभव समान रहेगा तो उस केस में, और मतलब दो संधारित्र हैं, दोनों संधारित्रों को विभव अगर सेम मिलता है तो दोनों संधारित्र कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम संयोजन में होंगे। भाई हमने बात कर ली है, अभी भी बात की है, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर सेम रहता है, विभवांतर सेम रहता है, तो वही बात है यहाँ पर। तो दोनों संधारित्रों को सेम पोटेंशियल मिल रहा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, विभवांतर दोनों को सेम मिल रहा है, वी इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, तो दोनों को सेम मिलेगा दोनों को, तो समांतर क्रम संयोजन में होंगे। समांतर क्रम में सी क्या होता है, सी प्लस सी क्या होता है, 2c हो गया, तो c प्लस सी 2c कर दिया। अब 2c ये इन दोनों को जोड़ करके एक संधारित्र बन गया जिसकी धारिता कितनी आ गई, 2c बन गई, जो कि मैंने यहाँ पर दिखा रखी है इस चित्र में देखिएगा 2c, और इसी की सीरीज में ये c पहले से जुड़ा हुआ है और इसके नीचे c पहले है ही। अब ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में दो संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो तुल्य धारिता क्या होती है, CS बराबर, शॉर्ट होता है ये फॉर्मूला, ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, ये मैंने लिखवाया नहीं तो आपको वैसे ध्यान रखना पड़ेगा, ये होता है शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो CS बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के रूप में होती है। C1 क्या है यहाँ पर देखिएगा 2c, C2 क्या C है, तो 2c इंटू C अपॉन 2c प्लस C हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो कटता है उसको काट देंगे, लास्ट में 2c स्क्वायर, ये 2c स्क्वायर है अपॉन 3 अपॉन क्या है ये 3c है, तो c से c कट जाएगा, ये 2c/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये नहीं, दोनों संधारित्रों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन है ये, तो इसकी जो तुल्य धारिता बनेगी वो कितनी बनेगी, 2c/3 बनेगी, 2c/3 जो कि मैंने यहाँ पुट कर दी। इन दोनों संधारित्रों को जोड़ करके एक संधारित्र बना दिया जिसकी धारिता हमारे पास क्या है 2c/3 है, और इसके जस्ट नीचे ये हमें दी हुई है c, मतलब ये संधारित्र हमें दिया हुआ नीचे। तो अब देखिए दोनों संधारित्र कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे तो तुल्य धारिता कितनी बन जाएगी 5/3c बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, तुल्य धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं।